नहीं लगेगा। आप सब जानते हैं वैसे तो, सबसे पहले आपको पता है कि लास्ट सेशन में हम पढ़ रहे थे कि जनपद बनते हैं, है ना। जनपद, जनपद का क्या अर्थ होता है? जन यानी लोग, जन का अर्थ क्या होता है? लोगों से है, लोग, स्थानीय लोग, निवासी, मनुष्य, मानव, गांव के लोग। और पद यानी वह स्थान जहां वो निवास करते हैं, निवास स्थान। तो जनपद क्या हो गया? लोगों का एक समूह है, लोगों का एक ग्रुप जहां पर रहता है, वह भाग क्या कहलाता है? जनपद कहलाता है। लोगों का एक हरियाणवी गीत है, लड्डू कह रहा है कि सर लड्डू लड्डू कर रहे थे और मैं आ गया। और इसी तरह का एक हरियाणवी गीत है कि लाडू लाडू कह के, है ना। ऐसे आजकल ट्रेंड है कि जो प्यार करने वाले हैं ऐसे एक दूसरे को, कोई बाबू कहता है, कोई सोना कहता है, तो कोई लाडू कहता है ना। तो एक गीत है, मैं सुन रहा था एक दिन, ऐसे ही आ गया सामने कि लाडू लाडू कहकर भोरा भोरा खा गई, है ना। और प्यार में ऐसा बर्बाद किया कि भोरा भोरा खा गई। तो लाडू आप आ गए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। चलिए चर्चा करते हैं। राज, राज आपका भी बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं आप? खाना भी ले चलांगा, कोई दिक्कत को नहीं। जिम अब की बार जिम में जाऊंगा तो थाने लेके चर्चा। जय वीर तेजा जी की। बलवीर जी कैसे हैं आप? तो लोगों का निवास स्थान, लोगों का निवास स्थान, जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या है? जहां लोग रहते हैं, लोगों का निवास स्थान। और जब कई जनपद आपस में मिल गए, ठीक है, एक जनपद, फिर एक और जनपद, फिर एक और जनपद, जब इनकी सीमाएं बढ़ने लगी तो फिर ये संयुक्त रूप से क्या कहलाए? क्या कहलाए? ये महाजनपद कहलाए। क्या कहलाए? महाजनपद कहलाए। क्या कहलाए? महाजनपद कहलाए। ठीक है। जैसे एक छोटा गांव होता है ना, और वो गांव किसी शहर के पास है। शहर जैसे जैसे बढ़ता जाता है, आसपास के गांव को अपने में समाहित करता जाता है, और नगर फिर महानगर बन जाता है। तो इसी प्रकार जन आपस में मिलकर क्या कहलाए? महाजनपद कहलाए। अब देखिए, इस महाजनपद काल को ही क्या कहते हैं? महाजनपद काल को ही क्या कहते हैं? किस किस नाम से जाना जाता है? लिखिए। महाजनपद काल, इस महाजनपद काल को ही क्या कहते हैं? प्राक मौर्य काल। क्या कहते हैं? प्राक मौर्य काल भी इसको कहते हैं। इस महाजनपद काल को ही क्या कहते हैं? प्राक मौर्य काल कहते हैं। इस महाजनपद काल को ही द्वितीय नगरीकरण काल कहते हैं। ठीक है, इस महाजनपद काल को ही द्वितीय नगरीकरण। तो प्रथम नगरीकरण कौन सा था? द्वितीय नगरीकरण काल कहते हैं। तो प्रथम कौन सा था विद्वान साथियों, बताओ? हमने पढ़ा था, आपको याद आ रहा है तो, कौन सा युग? हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा था, है ना। क्या पढ़ा था हमने? सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी पढ़ा था हमने। ये जो सिंधु घाटी है, ये नगरीय सभ्यता है। कैसी है ये? नगरीय सभ्यता थी।
इसके बाद हमने जो पढ़ा वो पढ़ा हमने वैदिक काल। वैदिक काल जो है वो कैसी सभ्यता है? ये एक ग्रामीण सभ्यता है। कौन-सी है ये? ग्रामीण सभ्यता है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता एक काफी ज्यादा डेवलप जो है वो सभ्यता थी, एक नगरीय सभ्यता थी जहां आधुनिक नगर बसे हुए थे। लेकिन चूंकि वो सभ्यता विध्वंस हो जाती है और फिर से एक नई सभ्यता बसती है जो कि वैदिक काल के अंदर आती है। और ये जो वैदिक काल था इसने फिर से शुरुआत की, यानी ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। और इसके बाद जो है वो वैदिक के बाद उत्तर वैदिक काल, और उत्तर वैदिक काल के बाद जब जनपद काल आता है तो ये जनपद काल फिर से एक नगरीय सभ्यता के रूप में जो है वो प्रसिद्धि प्राप्त करता है। ठीक है, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं? द्वितीय नगरीय सभ्यता जो है वो कहा जाता है। और ये नगरीय सभ्यता है, इस नगरीय सभ्यता की जो विशेषता थी वो क्या थी? विशेषता, इस नगरीय सभ्यता की विशेषता जो थी वो क्या थी? इस नगरीय सभ्यता की विशेषता यहां से काले चमकीले मृद भांड मिले हैं। कैसे मिले हैं? काले चमकीले मृद भांड, यानी काले चमकीले मिट्टी के जो बर्तन मिले हैं यहां से, वो इस सभ्यता की विशेषता है कि ये नगरीय सभ्यता जो थी। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महाजनपद काल को नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है, तो इस नगरीय सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? कि यहां से काले चमकीले मृद भांड जो है वो प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसके बाद अगर बात करते हैं तो इस सभ्यता में हालांकि हमने उत्तर वैदिक काल में चर्चा की थी कि उत्तर वैदिक काल जो था उसमें लोहे का प्रयोग प्रारंभ हो गया था। उत्तर वैदिक काल के जो लोग थे वो लोहे से परिचित हो चुके थे, लेकिन अभी भी लोहे का इतना ज्यादा यूज नहीं हुआ उत्तर वैदिक काल में। लेकिन सही तरीके से लोहे का जो यूज हुआ या लोहे का जो खोज हुआ, वो लोहे का खोज इस सभ्यता का, यानी उपयोग में खोज, लोहा आपको पता चल गया, आपको पता है कि मेरे पास ये पेन है, लेकिन इस पेन का मैं यूज कहां कहां कैसे कैसे कर सकता हूं, ये तो एक टाइम के बाद पता चलेगा। तो ये वो दौर था जिसमें लोहे का उपयोग खोजा गया और क्या किया गया? लोहे से लोहे हथियार बनाए गए, सेना के काम के लिए बना। लोहे का हल बना, लोहे का हल बनाया गया, किसके लिए? कृषि के लिए। इससे क्या हुआ? खेती का विकास हुआ, किसान अधिक पैदावार करने लगा, अधिक पैदावार करने लगा। क्योंकि आप सबको पता है इससे पहले जो हल होते थे वो लकड़ी के होते थे, और लकड़ी के जो हल होते हैं वो इतना ज्यादा गहराई तक नहीं चल सकते हैं, और लोहे का हल क्योंकि आगे से बहुत ज्यादा निकुला होता है तो वो गहराई तक जो है वो बीज को डाल सकता है, जिससे किसान की जो फसल है वो कहीं ना कहीं और ज्यादा बढ़ने लगी। इसके बाद अगर हम चर्चा करते हैं तो इस समय जो है और चर्चा करें हम कि भाई महाजनपद काल की जो हमें जानकारी मिलती है वो कहां से प्राप्त होती है। तो महाजनपद का जो उल्लेख है, और 16 महाजनपदों का उल्लेख, 16
महाजनपदों का उल्लेख। और यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख हमें बौद्ध ग्रंथ से कहां से प्राप्त हुआ है? बौद्ध साहित्य से हमें प्राप्त हुआ है एक तो कौन सा वो बौद्ध साहित्य है? कमेंट में लिखो। और हमें जैन साहित्य, जो जैन साहित्य है, जैन साहित्य से भी हमें जो है वो 16 महाजनपदों का उल्लेख मिला है। तो बौद्ध की बात करते हैं तो बौद्ध में तो हमें अंगुत्तर निकाय से जानकारी प्राप्त होती है। कहां से प्राप्त होती है? अंगुत्तर निकाय से। अंगुत्तर निकाय साहित्य से हमें जानकारी प्राप्त होती है। और जैन साहित्य की बात करें तो भगवती सूत्र से हमें जो है वो 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है, भगवती सूत्र से। ये दो आपको याद रखना है ना? ठीक है। इसके बाद अगर आगे चर्चा करते हैं क्या कहना चाहती हो भाई संजू, क्या कहना चाहते हो? अपनी बात को कहने का प्रयत्न करो। कहना क्या चाहते हो आप? राम राम कह रहे हो, मेरी भी स्मोकिंग, ये कहना चाहते हो कि मेरी सिगरेट पीते हुए बहुत बहुत राम राम है? तो ऐसी राम राम तो भैया आपके पास ही रखो आप, हमें तो आप शुद्ध राम राम करो। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। इस काल में एक और परिवर्तन आया। हमने वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में यह पढ़ा कि सेना स्थायी नहीं रखी गई थी। युद्ध के समय सेना को आयोजन किया जाता था, अगर कोई युद्ध नहीं है तो सेना का विखंडन किया जाता था। लेकिन महाजनपद काल के अंदर क्या हुआ? स्थायी सेना, स्थायी सेना, स्थायी सेना का गठन होता है। और ये स्थायी सेना है तो स्थायी सेना कब होगी? जब उसको स्थायी वेतन, इनको स्थायी वेतन भी दिया जाने लगा, मासिक वेतन। और वेतन किस रूप में दिया जाता? इनको वेतन जो दिया जाता था वो आहत सिक्कों में दिया जाता था। आहत सिक्के, आहत सिक्कों के द्वारा। जैसे आज अगर कोई व्यक्ति सेना में जाता है तो उसे सैलरी मिलती है इंडियन करेंसी में, उसी तरीके से उस टाइम अगर कोई सेना का भाग होता तो उसे जो है वो आहत मुद्रा में जो है वो सैलरी मिलती थी। प्रियंका, हमने पूरा सिलेबस करवा दिया है और प्रियंका मैम का लाडला है ये, ठीक है, कोई बात नहीं है लाडले, हमने पूरा सिलेबस करवा दिया है, आप जाके देखो। अब तो रिवीजन की क्लासें हो रही है, ये जो क्लासें हैं वो रिवीजन क्लासें हो रही है, ठीक है, रिवीजन क्लास हो रही है। ये हो गए आपके मुख्य मुख्य बातें जो कि महाजनपद काल से आपसे पूछी जा सकती है। अब चर्चा करते हैं हम 16 महाजनपद कौन से थे। 16 महाजनपद, 16 महाजनपद, 16 महाजनपद। सबसे पहला महाजनपद जो आता है वो आता है आपका कौन सा? अंग। कौन सा आता है? अंग आता है। और ये अंग जो है इसकी जो राजधानी है वो कौन सी है? अंग की जो राजधानी है कौन सी है? बताते रहो कमेंट में। अंग की राजधानी है चंपा। चंपा, अंग के साथ है चंपा, बस ऐसे याद कर लो। और इस चंपा राजधानी का जो है वर्तमान में ये जो स्थान है चंपा, ये
भागलपुर बिहार में है। कहां है? भागलपुर बिहार। भागलपुर बिहार राज्य। और इस अंग प्रदेश के अंदर एक शासक हुए हैं जिनका नाम है क्या? बिंबिसार, जो कि प्रमुख शासक हुए हैं यहां के, बिंबिसार। और ये जो राजधानी है इनकी चंपा, ये जो चंपा है ये कहां है? ये चंपा है गंगा और मालिनी नदी के तट पर। गंगा और मालिनी नदी के संगम पर है, संगम पर है। ठीक है, अब इससे ज्यादा और क्या पूछा जाएगा आपसे? पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे ज्वाइन करो, फिर सब कुछ मिलेगा आपको। ललिता व्यास जी कैसे हैं आप? दूसरी जो आती है सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पावरफुल, मगध। कौन सा आता है? मगध। मगध की जो राजधानी है वो कौन सी है? मगध की जो राजधानी है वो है आपकी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। हालांकि इसके कई अदर नाम भी है, जैसे कि गिरिवज्र, जैसे कि राजगृह, जैसे कि राजगिरी, कुसुमपुरा और पुष्पुर। लेकिन आप एक ही याद रखो, और वो नाम है क्या? वो है पाटलिपुत्र। बस। क्या बात है! राजेश चौधरी को बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन। राजेश चौधरी जी का वीडियो में सिलेक्शन हो चुका है ऐसा कह रहे हैं। मुझे तो पता नहीं है कि क्या है वीडियो का एग्जाम, क्योंकि जनरली हम तो जिस एग्जाम की तैयारी करवाते हैं बस उसी का ध्यान रखते हैं। लेकिन फिर भी आपका सिलेक्शन हुआ है तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन। बहुत बहुत बधाई राजेश जी, बहुत बहुत बधाई। अब तो भैया पार्टी बनती है, पार्टी तो बनती है। बनती है कि नहीं बनती? देखिए, इस मगध को वेदों में, अथर्ववेद में इसको क्या कहा गया है? अथर्ववेद में, अथर्ववेद में इसे क्या कहा गया है? अथर्ववेद में, अथर्ववेद में इसको क्या कहा गया है बताओ? अथर्ववेद में, वेद में इसको वात्य कहा गया है। अथर्ववेद में इसे वात्य कहा गया है। ठीक है, इसके बाद अगर हम चर्चा करते हैं, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई भैया, बहुत बहुत बधाई। बेरोजगारी से अगर जंग लड़कर आप बेरोजगारी से मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं तो ये आज के इस दौर की सबसे बड़ी जीत है। इसके लिए जितनी बधाई दी जाए उतनी ही काफी कम है, तो आपको बहुत बहुत बधाई। तीसरा जो आता है वो कौन सा आता है? काशी आता है। काशी, काशी। एक मूवी देखी थी काशी वाली, आपने याद है? और काशी की राजधानी है वाराणसी। वाराणसी। काशी के बारे में क्या बात है मोस्ट, कि काशी से हमें सूती वस्त्र और घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यानी काशी जो था वो सूती वस्त्र और घोड़े के लिए प्रसिद्ध है। सूती वस्त्र
और घोड़ों के लिए प्रसिद्ध। और ये जो स्थान है वाराणसी, ये आप सब जानते हैं कि उस टाइम करुणा और अर्शी नदी के संगम पर था। इसके बाद आता है कौशल। कौन सा आता? क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? सूती वस्त्र और घोड़ों के लिए कौन सा जनपद प्रसिद्ध था? सूती वस्त्र और घोड़ों के लिए कौन सा जनपद जो था वो प्रसिद्ध था? तो आप बता सकते हैं बड़ी ही आसानी से कि सूती वस्त्र और घोड़ों के लिए जो था वो काशी प्रसिद्ध था। काशी के बाद कौशल, काशी के बाद कौशल, कौशल। और कौशल की राजधानी जो थी वो क्या थी? कौशल की जो राजधानी थी वो क्या थी? कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। श्रावस्ती, याद रखना इसकी दो राजधानियां थी, पहली श्रावस्ती थी और इसकी जो सेकंड राजधानी थी वो थी क्या? सांकेत। सांकेत। और यही इसकी मोस्ट बात है कि इसकी दो राजधानियां थी, दो राजधानी। तीन ऐसे जनपद हैं जिनकी, तीन ऐसे महाजनपद हैं जिसकी दो दो राजधानियां थी। सर रीट के जो टॉपिक, सर रीट में भारत के जो टॉपिक है उन्हें पुनः समझाने की कृपा करें, हम आपके ऋणी रहेंगे। ना, ऋणी रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बार सिलेबस हम करवा चुके हैं, सेकंड बार रिवीजन करवा रहे हैं और कोई ऋणी वगैरह रहने की आवश्यकता नहीं है। बस आप तो ये बता देना कि आपका सिलेक्शन हो गया है, हमें पता लग जाएगा और ऋणी रानी रहने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कोई हम आप पर एहसान नहीं कर रहे हैं। इसके बाद आता है आपका चैंदी। कौन सा आता है? चैंदी आता है। चैंदी, चैंदी जो है, चैंदी की जो राजधानी है वो है शक्तिमती। क्या है इसकी राजधानी? शक्तिमती। शक्तिमती। और इसकी अगर विशेषता की बात करते हैं तो महाभारत में चैंदी का उल्लेख मिलता है। महाभारत और जातक कथाओं में, महाभारत में उल्लेख इसका प्राप्त होता है। इसके बाद जो आता है आपका, वो आता है वस्त गणराज्य। कौन सा? वस्त गणराज्य। और वस्त गणराज्य की जो राजधानी है वो क्या है? कौशाम्बी। कौशाम्बी। और कौशाम्बी की क्या बात है कि इसके शासक थे उद्मन, प्रमुख शासक उद्मन थे। प्रमुख शासक, शासक उद्मन, ये इसके प्रमुख शासक थे। इन्होंने बाद में बौद्ध धर्म ग्रहण किया। बस आपसे शासक पूछा जाए तो आप बता देना। इसके बाद आता है कुरु। कुरु महाजनपद। कुरु की राजधानी क्या है? सबसे ज्यादा तो राजधानी पूछी जाएगी आपसे। अब राजधानी से संबंधित तीन तरीके के क्वेश्चन, चार तरीके के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सीधी राजधानी पूछी जाएगी तो वो सरल क्वेश्चन बन जाएगा। अगर राजधानियों का मिलान करवाया जाएगा, ऐसे क्वेश्चन आते ना मिलान कराने वाले, तो वो कठिन क्वेश्चन बन जाएगा। तो बस यही क्वेश्चन इसमें पूछे जाते रहे हैं। कुरु की है इंद्रप्रस्थ। कुरु की जो राजधानी है वो क्या है? इंद्रप्रस्थ है। इंद्रप्रस्थ, ठीक है। और
इसकी जो प्रमुख विशेषता है वो है कि महाभारत में पहले यहां राष्ट्र, इसका एक तो उल्लेख मिलता है महाभारत में, महाभारत में उल्लेख मिलता है इसका, महाभारत में उल्लेख। दूसरी इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो ये है इसकी कि पहले इसमें क्या था, गणतंत्र था, सॉरी राजतंत्र था, राजतंत्र यानी राजा का शासक था, पहले राजतंत्र था और बाद में गणतंत्र हो गया, गणतंत्र की स्थापना हुई। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट जो आपकी महाजनपद है 8वीं, वो आपका है कौन सा, पांचाल। पांचाल की भी 2 राजधानियां हैं। पांचाल, ये पांचाल जो था वो कई छोटे छोटे जनपदों का ही एक भाग था और अहिछत्र इसकी क्या है, राजधानी है। अहिछत्रपुर नागौर वाला नहीं, केवल अहिछत्र, अहिछत्र, अहिछत्र इसकी क्या है, राजधानी है। और इससे इसकी पहली राजधानी अहिछत्र है और इसकी दूसरी जो राजधानी है वो क्या है, कांपिल्य। क्या है दूसरी राजधानी, कांपिल्य, ये इसकी सेकंड राजधानी थी। और अगर इसकी बात करें कोई विशेषता की, तो इसकी विशेषता यह थी कि ये, इसकी जो चर्चा है वो उत्तर वैदिक काल से हमें प्राप्त होती है, उत्तर वैदिक साहित्य से, उत्तर वैदिक साहित्य में उल्लेख मिलता है इसका हमें। देखो मौर्य काल भी इसी का पार्ट ही है, महाजनपद काल का, लेकिन चूंकि हमारे मौर्य काल अलग से टॉपिक है तो हम उसकी चर्चा अलग से करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिएगा शंकर लाल जी क्या कह रहे हैं, मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा हूं। नेक्स्ट देखिए 9 नंबर, दो राजधानियां थी, ये बात भी लिख देना इसमें, 2 राजधानियां थी, 2 राजधानी, 2 राजधानी ऊपर वाले में तो लिखा है। पांचाल के बाद आता है आपका मत्स्य। मत्स्य, मत्स्य तो आप सब जानते ही हो, राजस्थान वाला है। इसकी जो राजधानी थी वो विराट नगर या बेराट है ना, विराट नगर, वर्तमान में इसे बेराट। और इसकी अगर मुख्य बात करते हैं तो ये सरस्वती नदी के तट तक फैला हुआ था। इसका जो साम्राज्य है वो गंगानगर में, हनुमानगढ़ में सरस्वती नदी के तट तक विस्तार था इसका, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके सामने 10वां, लिखे आप सूरसेन। सूरसेन महाजनपद, और इसकी जो राजधानी थी सूरसेन की जो राजधानी थी वो क्या थी,
सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। बस बस इतना ही याद करना है इसमें, मथुरा, और कोई इसकी विशेष बात नहीं है। इसके बाद आपका जो आता है 11वां महाजनपद, वो आता है आपका अवंती। अवंती 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 भी मोस्ट है, क्योंकि इसकी 2 राजधानियां थी। कितनी राजधानियां थी? 2 राजधानियां। अच्छा, नाम गलत लिख दिया महाजनपद का कहीं पर मैंने। ठीक है भैया, थैंक यू। अवंती, अवंती की जो राजधानी है वो है उज्जैन। पहली राजधानी उज्जैन है, दूसरी राजधानी इसकी है महिष्मती। 2 राजधानियां हैं, उज्जैन, महिष्मती। 2 राजधानियां हैं इसकी, याद रखना। और इसके शासक हैं चंड प्रोधत। ठीक है, प्रमुख शासक इसके, शासक इसके जो प्रसिद्ध हुए हैं वो है कौन? चंड प्रोधोत। चंड प्रधोत। और ये जो शासक है बाद में ये बौद्ध धर्म को अपनाते हैं, और ये बुद्ध के समकालीन है। बुद्ध के क्या है? ये समकालीन है, बुद्ध के समकालीन, यानी बुद्ध के समय ही ये शासक थे। तो पूछा जा सकता है 2 इनकी क्या है? राजधानियां रही है। इसके बाद जो आता है आपका 12वां महाजनपद, वो आता है आपका वज्जी। वज्जी, वज्जी की जो राजधानी है वो क्या है? वज्जी की जो राजधानी है वो क्या है? वज्जी की जो राजधानी है वो है आपकी विदेह। विदेह इसकी जो है वो राजधानी है। और ये 8 गणराज्यों का समूह था। वज्जी जो था वो क्या था? 8 गणराज्यों का समूह, 8 गणराज्यों का समूह था ये। ठीक है, और इसकी विशेषता क्या है कि इसकी एक गणिका थी। गणिका, एक गणिका है यहां पर, गणिका यानी वेश्या, जिसका नाम क्या है? आम्रपाली। ये आम्रपाली जो है ये क्या करती है? बौद्ध धर्म की दीक्षा लेती है। आम्रपाली बौद्ध धर्म की दीक्षा यानी शिक्षा लेती है, बौद्ध धर्म को ग्रहण करती है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है महाजनपद काल में गणिका आम्रपाली का संबंध किससे है? ऐसे क्वेश्चन अधीनस्थ बोर्ड पूछ सकता है। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट 13वां, वो आता है आपका मल। मल गणराज्य, मल महाजनपद। इसकी जो राजधानी है वो क्या है? राजधानी है इसकी कुशीनारा। कुशीनारा। ठीक है, और ये क्या है? एक गणराज्य है। क्या है ये? गणराज्य है, यानी यहां पर गण यानी जनता का राज है, जनता द्वारा सिलेक्टेड शासक होता है। इसके बाद आपका आता है गांधार। गांधार जो है इसकी जो राजधानी है गांधार की, अभी हाल ही में एक पेपर में पूछी गई थी, तक्षशिला। तक्षशिला इसकी जो है वो राजधानी है। बस इसमें इतना ही याद रखना है। फिर आता है कंबोज। कंबोज
कंबोज जो है इसकी राजधानी है राजपुर। राजपुर। और अस्मक आता है इसके बाद। इसके बाद क्या आता है? नेक्स्ट जो 16वां है, अंतिम है, यह है आपका अस्मक। अस्मक की जो राजधानी है वो है पाटेन या फिर पादेन या फिर पाटली, पोटली, पोटली, इन तीनों ही नाम से इसकी राजधानी को जाना जाता रहा है। ये आपके 16 महाजनपद हो गए। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आम्रपाली का संबंध किस महाजनपद से था। ऐसे क्वेश्चन ही अधीनस्थ बोर्ड निकाल के पूछेगा आपसे। और क्या पूछेगा बताओ? अब यहां जो राजा होता था उसको गणपति कहा जाता था, बस इतना सा याद रखना है, वो आपको ऐसे ही याद रह जाएगा। तो ये आपका जो महाजनपद काल का टॉपिक था ये अब पूरा हो चुका है। और कल अपन चर्चा